यार स्पेन क्यों हटाया गया? क्योंकि वो एक एसबीआई का मेंबर है, मतलब कि वो एक होल्डिंग टुगेदर वाली कैटेगरी का है। होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे है। स्टेट्स विद इंडिजिनस पॉपुलेशन हैव स्पेशल पावर। क्या कुछ स्पेशल पावर है इंडिजिनस पॉपुलेशन यानी लोकल पॉपुलेशन, वहां की लोकल ट्राइब्स जहां पे ज्यादा होती है स्टेट्स में, वहां पे कुछ स्पेशल पावर्स हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो एक तुम्हें अमन पढ़ाया था, अमन पढ़ाया था कुछ स्टेट की स्पेशल पावर्स है ज्यादा होती है। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल चाल पढ़ले गैंग, वेलकम बैक टू द मोस्ट प्रीमियम सीरीज कॉम्पिटेंसी 101, जहां हम कर रहे हैं 101 क्वेश्चंस। सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं फेडरलिज्म पे, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि 4 क्वेश्चंस हमने उसमें देखे थे पिछले वीडियो में, लेकिन सिर्फ 4 नहीं, हमने देखे थे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लोगे तभी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है इवेंचुअली कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। तो आओ इस चैप्टर के भी पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हर साल आते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो फेडरलिज्म का। हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। अरे भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। एक कमिंग टुगेदर होता था, याद है ना? जो फेडरलिज्म है वो 2 तरीके से की जा सकती है, कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। अरे कमिंग नाम से ही याद आ रहा है कुछ COMING, कमिंग नाम से क्या याद आ रहा है कि कुछ लोग साथ आए हैं, कुछ लोग साथ आए हैं, बहुत तेज हो रहा है। ठीक है। और होल्डिंग यानी कुछ लोगों को लेकर के तुम चल रहे हो। तो पहला समझते हैं कुछ लोग साथ आए, कौन साथ आए, तो पढ़ो। तो कमिंग टुगेदर इन्वॉल्व्स द एग्रीगेशन यानी एक्यूमुलेशन, एडिशन, मतलब कमिंग टुगेदर इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो पहले इंडिपेंडेंट थे, वो लोग क्या डिसीजन बनाते हैं, एक दिन सोचते हैं कि चलो एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में ऐड हो जाते हैं और एक टुगेदर कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है पावर का। एक पहले से बड़ी सी कंट्री है, उसने अपनी ट्रांसफर छोटे छोटे स्टेट्स और सेंटर को बांट दी। ठीक है। स्टेट और सेंटर या छोटी छोटी कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे बांट दी। मतलब कि अगर छोटे छोटे लोग हैं, वो लोग एडिशन करके एक बड़ा यूनिट बना रहे हैं, तो वो कमिंग टुगेदर है। ठीक है। COMING, कमिंग टुगेदर। और अगर कोई खुद एक बड़ी पावर है जो अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है स्टेट में और सेंटर में या किसी कम्युनिटी गवर्नमेंट में, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, कमिंग टुगेदर रिटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, आइडेंटिटी रिटेन रहती है। जैसे अगर हम बोलते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं और सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं अलग अलग, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग रिटेन्ड है, सबकी आइडेंटिटी हम जानते हैं। जबकि और ये सारी आइडेंटिटीज क्या करती हैं, जो आपस में पूल करके एक बड़ा पावर, एक न्यू पावर को जन्म देती हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर में ना ऐसी कोई आइडेंटिटी रिटेन नहीं रहती है। यहाँ पर न्यू आइडेंटिटीज बल्कि जन्म लेती हैं, न्यू आइडेंटिटीज बनती हैं। कैसे 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 मान लो कोई एक लार्ज कंट्री थी, बड़ी सी कंट्री थी, उसने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी, नए नए स्टेट्स बनाए, नए नए सिटीज़ बनाई, नई नई कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। तो जब स्टेट्स बन रहे हैं एक लार्ज कंट्री में, तो क्या बन रहे हैं, न्यू आइडेंटिटीज़ बन रही हैं। जैसे हमारा इंडिया था, पहले अखंड भारत बहुत बड़ा था, फिर उसमें एक ही कंट्री में कई सारे न्यू स्टेट्स बने, तो न्यू आइडेंटिटीज़ बनी। समझ गए? कमिंग टुगेदर में जो आइडेंटिटीज़ हैं वो रिटेन रहेंगी, ठीक है, सेम आइडेंटिटी रहेंगी, और एक न्यू पावर बनेगी, बड़ी पावर। जबकि होल्डिंग टुगेदर में नई आइडेंटिटीज का बर्थ होता है विथ न्यू पावर्स, कभी किसी स्टेट की ज़्यादा, किसी स्टेट की कम। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, कमिंग टुगेदर इंक्लूड्स कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स दैट हैव इक्वल पावर। यही मैंने बोला कि कमिंग टुगेदर में जो स्टेट्स हैं वो सबकी इक्वल पावर रहेगी, और वो उतने ही स्ट्रांग रहेंगे जितना स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है। जबकि होल्डिंग टुगेदर में जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट है उनकी अनइक्वल पावर रहती है, अनइक्वल पावर रहती है। और होल्डिंग टुगेदर में सेंटर अलग पावर रखता है, ज़्यादा पावर हमेशा, और स्टेट्स को कम पावर मिलती है। अब ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए ना, अभी तक क्लियर नहीं हुए होंगे। बात तो सही है, बट अब मैं जब एग्जाम्पल बोलूंगा तो तुम सब समझ जाओगे। जैसे कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है USA। क्या एग्जाम्पल? USA से तुम तीनों एग्जाम्पल याद कर सकते हो। U से हो गया USA, अब इसके S से हो गया स्विट्जरलैंड, और इसके A से हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। USA स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया। और होल्डिंग टुगेदर में क्या याद रखना है, SBI। क्या? SBI। S से स्पेन, B से बेल्जियम, I से इंडिया।
तो अब यूएसए और इंडिया का एग्जांपल लो। यूएसए में यही तो होता है, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट आए और यूएसए बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर क्या होता है, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सारे कंस्टिट्यूएंसी की, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि सारे स्टेट्स की इक्वल पावर है। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया में क्या हुआ, एक लार्ज कंट्री थी, अखंड भारत टाइप, जिसको कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स में बांट दिया गया, ठीक है, अलग अलग पावर बांट दी गई। यहाँ पर नई पावर आई नई आइडेंटिटीज के साथ। जब अलग अलग स्टेट बने, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो सबकी अलग अलग आइडेंटिटीज आई। और यहाँ पर अनइक्वल पावर होती है, कुछ स्टेट्स की ज़्यादा स्पेशल पावर होती है, जैसे मिजोरम, नागालैंड वगैरह की। और याद रखना कि अनइक्वल पावर वाले जो स्टेट होते हैं उनको तुम याद कर सकते हो नाम से AMAN। AMAN का मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम और N से नागालैंड। ये 4 स्टेट्स को स्पेशल पावर हमारे इंडिया में दी गई है। अब इससे तुम्हारा जो इतना लंबा मैंने डिस्कशन किया, इससे तुम्हारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे। एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन आता है, याद रखना, यूएसए से याद कर लेना, और SBI से स्पेन, बेल्जियम और इंडिया होल्डिंग टुगेदर में रहेंगे, SBI में होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। चलो अब अपना एक अगला बेसिक क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन एंड वाई? अरे ऊपर ही देखा ना, होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया कम्स अंडर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट है सेंटर पे इंटायर कंट्री के लिए, और एंड अदर्स आर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल में अलग अलग गवर्नमेंट है। सेंटर पे तो एक गवर्नमेंट हो गई और अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट। अब बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंजॉय दियर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, इनकी पावर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और अलग अलग पावर है। सेंटर की मोस्टली ज़्यादा, स्टेट की कम, ये लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा है और स्टेट्स की कम। अब यहाँ पर क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, कि नेम एनी 2 सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बताओ? तो ट्रेड यूनियन हो गया, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे पीढ़ियां आ रही हैं वो। इन सारे मैटर पे अगर लॉस बनाने होते हैं तो वो सारे लॉस कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ये सारे मैटर्स। और लॉस कौन बनाता है? बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, लफड़ा हो गया, मान लो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लड़ाई हो गई कि अरे ये लॉ बनेगा, नहीं वो लॉ बनेगा, तो किसकी बात सुनी जाती है? यस, यूनियन की। जैसे अगर तुम्हारी और उसकी लड़ाई होती है तो इवेंचुअली यू नो। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की कैटेगरी का, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट देखेंगे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कि लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है। तो इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी को ऐसे 5 पॉइंट्स में तुम्हें लिखना होगा। नंबर 1 पॉइंट कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट ग्रांट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी एक लैंग्वेज को हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोला गया है। क्या बोला मैंने? किसी भी एक लैंग्वेज को। किसको बोला गया है? 2 लैंग्वेजेस को, इंग्लिश और हिंदी को, ठीक है। नंबर 2, द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स यूनाइटेड द कंट्री। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने, तो जो कंट्री है वो मोर यूनाइटेड रही और एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हुआ, यानी रूल करना ईजी हुआ, गवर्नमेंट चलानी ईजी हुई। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि जो हमारे लीडर्स हैं ना कंट्री के, उन्होंने बहुत ही कॉशियस अप्रोच, बहुत ही सावधान एटीट्यूड दिखाया, अप्रोच दिखाया कि जो यूज़ है हिंदी का जो यूज़ है उसको स्प्रेड करो, यानी हिंदी को बढ़ावा दो, ये हमारी अपनी भाषा है, इसको बढ़ावा दो। बट इसका ध्यान रखो कि इससे कुछ और उल्टा इफेक्ट ना पड़े, उससे कुछ उल्टा इफेक्ट ना पड़े। जैसे 4 नंबर पे क्या लिखा है? द बैनिंग ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस इन 1965 टुक अ वायलेंट फॉर्म इन तमिलनाडु। मतलब क्या हुआ था ना कि इंग्लिश का यूज बैन कर दिया गया था। कब? 1965 में तमिलनाडु में ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो वहां पर बहुत वायलेंट शुरू हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इंग्लिश को साथ साथ में यूज करो हिंदी के, यानी हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ही, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद जब तमिलनाडु में ऐसा केस हुआ तो इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि हमारे यहाँ कोई भी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं देते हैं, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस 2 को दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। अब इससे होता क्या है कि नॉर्थ इंडिया वाले भी अपने, यानी कि छोले भटूरे वाले भी खुश हैं, और साउथ इंडिया वाले अपने प्यारे डोसा इडली वाले अंकल्स भी खुश हैं। अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम कर रहे हैं 101 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। अभी हमने देखे थे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब देखना, जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ा है उससे मदद बहुत मिलेगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ये है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन। यूएसए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 दिया गया है, 4 नाम दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के। अब यहाँ क्वेश्चन नीचे है, व्हेन संतोष, हमारा संतोष जो जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है, संतोषी, तो हमारा संतोष क्या कर रहा है? व्हेन संतोष वाज आस्क्ड टू पिक द ऑड वन आउट। संतोष को बोला इसमें से कुछ जो तुम्हें ऑड लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, कि एक इस कैटेगरी में तो कोई एक ऐसा है जो निकाल देना चाहिए।
तो उसको ऑड वन आउट को निकालो, पिक करो अलग जो ऊपर 4 कंट्रीज हैं उनमें से। तो उसने कौन सा पिक किया? स्पेन, लगता है उसे स्पेनिश। कंट्रोल कंट्रोल। बैक टू द टॉपिक कि उसने पिक किया स्पेन। अब इसका करेक्ट रीजन क्या है? उसका करेक्ट रीजन क्या है? उसने स्पेन पिक किया जो कि एक सही आंसर है। इन चारों में से एक पिक करना था, उसने स्पेन पिक किया तो बिल्कुल सही आंसर है। बट एक करेक्ट रीजन बताओ। अब थोड़ा पढ़ो कि यूएसए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसने क्या हटा दिया? उसने हटा दिया था स्पेन, तो स्पेन को कट कर दो। बचता क्या है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कुछ याद आ रहा है? मैंने अभी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में अभी कुछ देर पहले कुछ पढ़ाया था। यूएसए कुछ पढ़ाया था ना, यहाँ पर देखो कुछ पढ़ाया था। यू से क्या पढ़ाया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एस से क्या पढ़ाया था? स्विट्जरलैंड। और ए से ऑस्ट्रेलिया। और एक और चीज़ पढ़ाई थी, एसबीआई। एसबीआई क्या करता है? हमारे पैसों को होल्ड करता है। तो होल्डिंग टुगेदर वाला कौन सा है? एसबीआई। और एसबीआई का फुल फॉर्म क्या बताया था? स्पेन, बी से बेल्जियम और आई से अपना प्यारा देश इंडिया। ठीक है, तो 2 चीज़ पढ़ाई थी, एक एसबीआई और एक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हमें यहाँ पर यूएसए देखने मिल रहा है? देखो, अगर हम इसमें से स्पेन हटा दे रहे हैं तो यूएसए का यू मिल गया, यूएसए। ठीक है, यू से यूएसए था, एच से स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीनों मिल रहे हैं। तो यहाँ से स्पेन क्यों हटाया गया? क्योंकि वो एक एसबीआई का मेंबर है, मतलब कि वो एक होल्डिंग टुगेदर वाली कैटेगरी का है। होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे है। तो अब क्यों हटाया गया? इसका करेक्ट रीजन क्या है बताओ? इट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ऑप्शन ए। ठीक है, नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। दिस इज अ कार्टून टाइटल स्टेट्स प्लीड मोर पावर्स। जैसे तुम पावर मांगते रहते हो ना अपने क्लासरूम में कि मुझे बना दो मॉनिटर, मैं तो अपने सारे दोस्तों को बचा लूंगा और अपनी सारी क्रश को इंप्रेस कर दूंगा। तो उसी तरह जो हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं वो भी बहुत सारी पावर्स मांगते रहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये ऐसे लाइन में स्टेट्स खड़े हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे कई सारे स्टेट्स लाइन में खड़े हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? पावर ऑफ स्टेट्स के डब्बे में से निकाल के इनके जिनको एक बेगर्स के तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, भिखारियों के तरीके से, देखो कटोरा लेके खड़े हैं। तो इनमें क्या डाला जा रहा है? इस डब्बे में से पावर कौन डाल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावर किसमें डाल रही है? स्टेट्स में। इतना हमने देख लिया। ठीक है, और इसका नाम क्या है? स्टेट्स प्लीड मोर पावर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करो। पहला, व्हेन सुनील लुक्ड एट दिस कार्टून ही सेड दैट दिस कुड नॉट हैपन इन द यूएसए। सुनील कौन है? अपने पीडब्ल्यू वाले सुनील सर नहीं, सुनील की बात हो रही है। सुनील मतलब कि कोई एक लौंडा है यार, एक लड़का है अपना सुनील। उसने क्या देखा? ये जब उसने ये पिक्चर देखी तो उसने क्या किया? ही सेड दैट दिस कुड नॉट हैपन इन यूएसए, कि ये जो हो रहा है यहाँ पे कि सेंटर जो है वो स्टेट को पावर बांट रहा है, ये यूएसए में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्यों नहीं हो सकता? अरे यार, जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? यूएसए और एसबीआई। एसबीआई मतलब जो पैसे होल्ड करता है, यानी होल्डिंग टुगेदर। और यूएसए वाली जो कंट्रीज थी वो कौन सी थी? वो थी कमिंग टुगेदर यानी कि एक कमिंग टुगेदर यानी कि कुछ अलग अलग स्टेट्स थे, आपस में मिलकर के एक बड़ा कंट्री बना दिए। ठीक है, तो ये बोलता है यहाँ पर, सुनील बोलता है कि यूएसए में नहीं हो सकता। और यूएसए का मतलब क्या है? कि ये कमिंग टुगेदर वाले गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। अब पढ़ो इसके नीचे के चारों ऑप्शंस। ठीक है, अब पढ़ो। देयर आर मोर इंडिविजुअल स्टेट्स इन यूएसए देन इंडिया। बी, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द एंटायर कंट्री। सी, द इंडिविजुअल स्टेट्स इन यूएसए कैन नॉट मेक देयर ओन लॉज। देखो जरा पढ़ो और सोचो। बी ऑप्शन में, ए ऑप्शन क्या लिखा है? देयर आर मोर इंडिविजुअल स्टेट इन यूएसए देन इन इंडिया। इंडिया में तो काफ़ी स्टेट्स हैं। बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द एंटायर कंट्री। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सारी की सारी ज़्यादा पावर्स होती हैं क्या एक यूएसए में? यूएसए मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना कमिंग टुगेदर में। क्या कमिंग टुगेदर में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है? नहीं। तो ए गलत, बी गलत, सी पढ़ो। द इंडिविजुअल स्टेट इन यूएसए कैन नॉट मेक देयर ओन लॉज, कैन मेक देयर ओन लॉज। क्या अपना अलग अलग लॉज बनाते हैं सारे स्टेट्स? क्या अपना अलग अलग लॉज बनाते हैं सारे स्टेट्स यूएसए में? यूएसए मतलब कमिंग टुगेदर में? बिल्कुल नहीं, सी गलत। अब ऑप्शन डी ही बचता है अपना, तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूएसए डज नॉट होल्ड मोर पावर दैन द इंडिविजुअल स्टेट्स। हमने यही पढ़ा था कि कमिंग टुगेदर में स्टेट्स और सेंट्रल में इक्वल पावर होती है, यहाँ तक कि जो स्टेट्स होते हैं उसमें भी आपस में इक्वल पावर होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्यों यूएसए में ये नहीं हो पाएगा? क्वेश्चन क्या था कि यूएसए में ऐसा नहीं हो पाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख मांगी जा रही है पावर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कमिंग टुगेदर है, यानी अलग अलग स्टेट्स ही थे 3 4 5 जो आपस में मिलकर कंट्री बना रहे हैं और सबकी इक्वल पावर है, किसी से किसी को पावर मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए यूएसए में या किसी भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं, ये तुम यहां पर पॉज करके ये अपना आंसर पढ़ सकते हो। अब आते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो ध्यान से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द मार्जिनलाइज्ड इन द कंट्री इन सेवरल डिफरेंट वेज। कई तरीके से जो मार्जिनलाइज सेक्शन है यानी बैकवर्ड क्लासेस है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। हाउ इज दिस प्रैक्टिस थ्रू फेडरलिज्म? फेडरलिज्म में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है बताओ? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन पढ़ो यार, सब समझ में आ जाएगा। स्टेट्स विद रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव डिफरेंट क्रिमिनल लॉज। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है कि जहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वहां पे अलग क्रिमिनल लॉज हैं? नहीं। बी पढ़ो, ए गलत हो गया, बी पढ़ो। स्टेट्स विद इंडिजिनियस पॉपुलेशन हैव स्पेशल पावर। क्या कुछ स्पेशल पावर है इंडिजिनियस पॉपुलेशन यानी लोकल पॉपुलेशन, वहां की लोकल ट्राइब्स जहां पे ज्यादा होती हैं कुछ स्टेट्स में, वहां पे क्या कुछ स्पेशल पावर्स हैं? अभी मैंने कॉन्सेप्चुअल जब मैं पढ़ा रहा था तो एक तुम्हें अमन पढ़ाया था, याद है ना? अमन पढ़ाया था कि कुछ स्टेट की स्पेशल पावर्स हैं, याद रखना, ठीक है? पढ़ो, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दिया है। सी स्टेट्स विथ अ मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन हैव गारंटीड अर्बन लिविंग स्पेसेस फॉर ट्राइबल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी स्टेट्स विद अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कास्टेस कम डायरेक्टली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ऐसा होता है कि जो स्टेट्स में ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो स्टेट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी? नहीं। डी गलत और ए गलत और सी भी गलत। बचता है ऑप्शन नंबर बी कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, मैंने बताया था ना अमन। अमन का फुल फॉर्म क्या था? ए से अरुणाचल प्रदेश, एम से मिजोरम, ए से असम, एन से नागालैंड। इन 4 स्टेट में लोकल पॉपुलेशन, लोकल ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेशल पावर्स दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे होता क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मार्जिनलाइज सेक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। बी। नाउ moving on to the next question with the following situations about federalism. Oh, my accent got changed into US accent. I don't know why. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। Now तुम थोड़ा हिंदी में आ जाओ क्योंकि हमें हिंदी में समझना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी सिचुएशन, जो फॉलोइंग सिचुएशन दी गई है ABCD में से, इसमें इंडिया में सच हो सकता है। फेडरलिज्म के बारे में कुछ सिचुएशन दी गई हैं ABCD। अब इसमें इंडिया में क्या सच हो सकता है ये बताओ। अब ऊपर हमने देखा था क्या? यूएसए। जब यूएसए लिखा था तो हमने क्या लिख लिया था? कमिंग टुगेदर। इंडिया लिखा है तो क्या लिखेंगे? यस, होल्डिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर के सारे एग्जांपल्स हमने याद किए थे SBI से, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। तो इंडिया लिखा है, हमने तुरंत ही लिख लिया होल्डिंग टुगेदर, ठीक है? अब बताओ, तो पहला, एग्रीकल्चर इज मूव्ड फ्रॉम स्टेट टू द यूनियन लिस्ट बाय पार्लियामेंट। मतलब एग्रीकल्चर को स्टेट से यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया है पार्लियामेंट की मदद से। ऐसा हुआ है क्या? बी, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर ग्रांटेड इक्वल ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल मैटर। मतलब सारे स्टेट और सारे टेरिटरीज में इक्वल ज्यूरिसडिक्शन होता है हर मैटर पे। इक्वल ज्यूरिसडिक्शन हर एक मैटर पे होता है? नहीं, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर में हमने पढ़ा था कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पावर हो सकती हैं। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो अमन है उसमें अलग पावर है, अमन स्टेट्स में, AMAN में, जिसका फुल फॉर्म कमेंट कर दो फटाक से। एंड सी, स्मॉल स्टेट्स विद अ हाई पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज वर मस्ट टू फॉर्म लॉन्गर स्टेट्स। क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसा हुआ था कि जो छोटे स्टेट्स हैं जिनमें कम पॉपुलेशन है, माइनॉरिटीज की ज़्यादा पॉपुलेशन है छोटे स्टेट्स में, उनको मर्ज कर दो एक बड़ा स्टेट बनाने में? नहीं। सी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत। ऑप्शन डी। देखो, जब भी एक डिस्प्यूट होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट इसको सेटल करता है। यही होता है इंडिया में, ये सही है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये होल्डिंग टुगेदर के हर एक कंट्री में होता है कि कोर्ट आकर के मैटर सॉल्व करता है, ठीक है? नाउ अगला क्वेश्चन, स्टेट इन 3 पॉइंट हाउ द पीरियड आफ्टर 1990 स्ट्रेंथेंड द वे फेडरलिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये क्या भैया? अरे 1990 में हुआ क्या था ना? नहीं, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो मैं था ही नहीं। 1990 में हुआ ये था ना कि 1990 में अपने इंडिया में आ गया था कॉन्सेप्ट ऑफ कोalition गवर्नमेंट की सरकारें, मिली-जुली सरकारें चलने लग गई थी, ठीक है? कोalition गवर्नमेंट क्या होता है? अरे सबको पता है। जैसे मान लो 3 पार्टी हैं ABC, ठीक है? तो अब हमें चाहिए जीतने के लिए 70 सीट्स। ए की आई है मान लो 40 और बी की आई है मान लो 20, ठीक है? और यहाँ पर आई है 10। टोटल 70 सीट्स हैं, टोटल 70 हैं और 40 20 10। अब जीतने के लिए चाहिए हमें 50। तो क्या करेगा? ए वाला बोलेगा
कि अरे भाई सी वाले तुम तो एकदम गरीब ही हो, मेरे साथ आ जाओ, तो 40 और 10 मिल के हो जाएंगे 50 मिल जाएगी, और बी वाला बेचारा रोने लग जाएगा। तो ए और सी जो मिल गए इसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, कि मिल के सरकार चलाने वाली चीज़ें, इसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो ये आया था इंडिया में 1990 में। तो इसके बाद से इंडिया में क्या चेंजेस आए, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे चेंज हो गई, आओ देखते हैं। तो 1990 तक, अंटिल 1990 सेम पार्टी सेंट्रल में रूल करती थी, सेंटर में भी स्टेट में भी, जिससे क्या होता था स्टेट्स के पास उतनी पावर नहीं थी, उतनी ऑटोनॉमी यानी आज़ादी नहीं थी। फिर 1990 के बाद जब रीजनल पार्टीज इंक्रीज हुई, स्टेट्स को भी कुछ पावर मिली। और नंबर 3 कोalition गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई थी और कई सारे कोलैबोरेशन आने लग गए थे, पार्टिसिपेशन होने लग गए थे। मतलब पहले सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही है सेंटर में, स्टेट में, तो यही जलवा अपना बिखेरे हुई थी। बट 1990 में जब स्टेट में अलग अलग पार्टीज देखने मिल गई, लोकल पार्टीज, जैसे तमिलनाडु की अलग पार्टीज, कोलकाता की अलग पार्टीज, तो हुआ क्या कि जो वो सेंट्रल की पावरफुल पार्टी थी उसको स्टेट का अलग अलग का सपोर्ट लेना जरूरी हो गया गवर्नमेंट बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। इससे जो पावर शेयरिंग थी वो एक्चुअल में सेंटर और स्टेट के बीच इंडिया में देखने को मिली। Now the last question, question number 10. It is the formation of linguistic states. अरे यार अभी बताया था, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले करा रहा हूं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं, बताओ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए स्टेट्स, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स दैट हैज अलाउड इंडिया टू एस्केप व्हाट माइट हैव बीन अ वर्स्ट फेट स्टिल। मतलब कुछ खराब होने से इंडिया को बचा लिया गया कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनाए गए। इफ द सेंटीमेंट ऑफ नेटिव स्पीकर ऑफ तेलुगु, मराठी एटसेट्रा हैज बीन डिस्कार्डेड, यानी अगर हमने लोकल जो लैंग्वेजेस बोल रहे हैं उनकी बातें ना सुनी होती, तो व्हाट वी माइट हैव हियर वाज, कि हमारे पास कैसी हालत होती, ऐसी हालत। 1 नेशन 14 और 15 नेशंस, 1 लैंग्वेज 14 और 15 नेशंस, यानी कि एक लैंग्वेज के चक्कर में, एक लैंग्वेज और 14-15 नेशन बढ़ गए हैं एक ही लैंग्वेज में। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पर कि पहले हम कुछ बटे हुए थे, इधर कुछ इधर स्टेट से, कुछ इधर स्टेट। तो इसको ऑर्गेनाइज, इंडिया को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया था? लैंग्वेज के बेस में, जो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको एक में कर दो, इधर सेम लैंग्वेज वाले उत्तर प्रदेश कर दो, फिर राजस्थान एक लैंग्वेज कर दो, साइड में नीचे तमिलनाडु एक तरफ कर दो, इधर बंगाल वालों को एक तरफ कर दो, ठीक है, इस तरफ। तो इस तरह से चीज़ें की गई थी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे। इसने इंडिया को सेव किया, क्यों? आओ ये देखते हैं नीचे कि फेडरलिज्म मीन्स रिस्पेक्टिंग लैंग्वेज डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए ज़रूरी था। और इफ़ वी फोर्स द कंट्री टू हैव 1 लैंग्वेज, देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 लैंग्वेज 14 फॉर 15 नेशंस, यानी एक लैंग्वेज तो हम फोर्सफुली लगा देते, लेकिन 14-15 नेशन बन जाते एक ही कंट्री में, इंडिया बढ़ जाता, ठीक है। तो अब अगर हम कंट्री में एक ही लैंग्वेज फोर्स कर देते हिंदी, तो होता क्या? इट वुड सीज टू बी 1 नेशन, मतलब वो रुक जाता, सीज स्टॉप, वो 1 नेशन कभी बन ही ना पाता, आपस में ही लोग लड़ते रहते और सिविल स्ट्राइक होती। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में यही हुआ, श्रीलंका में तमिल्स अलग फील करने लग गए, तो क्या हुआ? सिविल वॉर हो गई। बल्कि बेल्जियम हो, इंडिया हो, स्पेन हो, ऐसी कंट्रीज में बात सुनी जाती है, हर एक लैंग्वेज को वैल्यू दी जाती है, तो वहाँ पे लड़ाई नहीं होती है। तो अब तुम समझ गए तुम्हारी और उसकी लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि वो तुम्हें वैल्यू नहीं देती है। अरे कहना क्या चाहते हो? नाउ इसी के साथ हमारा होते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इस चैप्टर के स्वाहा। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके, और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस, और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं। इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहाँ एक्सेस कर सकते हो? पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके बैच एक बार चेक जरूर करना, एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन छेड़ दो।
एंड जाना जा पढ़ ले